हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मतलब है एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप सिलेबस देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल मिड टर्म की। मिड टर्म एग्जाम जो कि आपके सितंबर अक्टूबर में होते हैं, इन मिड टर्म एग्जाम में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं टोटल, और चारों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सारे वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर में आए हुए हैं और जिनके पूरे पूरे चांस होते हैं आपके पेपर में आ ही जाते हैं वो क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम फ्री में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। गूगल में जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है। क्लास 11th में जाओगे, हमारी वेबसाइट ऐसे आ जाएगी आपके सामने। 11th में जाके सब्जेक्ट को चूज कर लेना। सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को चूज करोगे तो आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो आप इस ऑप्शन में जाओगे तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। यानी चैप्टर 1 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। डिटेल में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इस वीडियो में देखिए आपके पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 और 8 नंबर के हैं। 1 नंबर के भी आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइए एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्डेड डाल दूं या लाइव क्लास करके आपको एमसीक्यू करा दूं, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी विकास। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं, इसको समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 5000 बीसी, यानी कि 5000 ईसा पूर्व से, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ था, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, दक्षिणी जो मेसोपोटामिया था वहां पे बस्तियों का विकास हुआ था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहर का रूप ले लिया था, ठीक है। ये जो बस्तियां थी धीरे धीरे क्या हो रही थी, प्राचीन शहर के रूप में बन रही थी। होता क्या था उस समय मैं आपको बताऊं, एक होता था मंदिर। मान लीजिए एक मंदिर है, ठीक है। अब ये जो मंदिर है जहां पर इसके चारों तरफ शहर बसने लगते थे, जहां पे मंदिर होता था उसके चारों तरफ क्या होते थे, शहर बसने लग जाते थे। तो इस तरीके से जो मंदिर होता था उसके चारों तरफ प्राचीन शहर आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्राचीन शहर थे मेसोपोटामिया सभ्यता में जो कि मंदिर के चारों ओर बसे थे। सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है, यानी सबसे पहले जिस मंदिर के बारे में जानकारी मिली है मेसोपोटामिया सभ्यता में, वो एक छोटा सा देवालय था, ठीक है। छोटा सा देवालय जहां पे देव रहते हो, ईश्वर रहते हो, जो कि किससे बना था, कच्ची ईंटों का बना हुआ था। यानी जो सबसे पहला मंदिर के बारे में जानकारी मिली है वो छोटा सा था और वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और मंदिर जो होते थे वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल होते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये जो मंदिर होते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है वो यहाँ पे निवास करते रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या था, एक देव थे उर, ठीक है। इनका नाम है उर। उर जो चंद्र देवता थे, ये चंद्र देवता होते थे। और यहाँ पे एक इन्नाना देवी भी होती थी जो प्रेम और युद्ध की देवी होती थी, इनको पूजा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया के देवी देवता ये हैं, ठीक है। हर हर आप किसी भी सभ्यता में जाओगे वो लोग किसी ना किसी की पूजा करते हैं, तो उनके कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में ये प्रमुख देवी देवता थे। शुरू शुरू में क्या हुआ, कुछ मंदिर साधारण घरों जैसे ही दिखते थे क्योंकि ये भी देवताओं का घर होता था। अब देखिए स्टार्टिंग में ऐसा मिला है, सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि कुछ मंदिर जो होते थे वो साधारण जैसे लोगों के घर होते हैं ना, साधारण घर उसके जैसे ही होते थे। क्यों होते थे साधारण, क्योंकि ये भी तो देवी देवताओं के रहने के ही घर माने जाते थे, इसलिए, ठीक है। जो प्रारंभ में जो मंदिर मिले हैं वो बिल्कुल साधारण सिंपल बने होते थे। और आगे देखते हैं, डिटेल में समझते हैं थोड़ा। देखिए देवता जो हैं वो पूजा का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, क्योंकि देखो पूजा किसकी होती है, देवी देवता की होती है। तो जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो कौन होंगे, ईश्वर होंगे, देवी देवता होंगे। और लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए क्या लाया करते थे, कुछ लोग अनाज ले आते थे,
कुछ लोग दही ले आते थे, कुछ लोग मछली लाते थे, ये सब देवी देवताओं के लिए लाया जाता था। और लोगों का ऐसा मानना था कि इनके जो आराध्य देव हैं, जिनकी ये पूजा पाठ करते हैं, वो इनके खेतों के, इनकी मछली वाले जो क्षेत्र है वहाँ के, और स्थानीय लोगों का जो पशुधन है, जो भी उनके पास जानवर वगैरह हैं, उन सबके स्वामी माने जाते थे इनके आराध्य देव, जिनकी ये पूजा करते थे। ठीक है, तो ये है मेसोपोटामिया में मंदिर के बारे में। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। और एक और पॉइंट समझ लो, मेसोपोटामिया में मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि आर्थिक क्रियाओं का भी केंद्र थे। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मंदिर जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो धर्म का केंद्र माने जाते हैं, धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माने जाते हैं। लेकिन जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे वो केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसने क्या दिया है, यानी उसकी सबसे बड़ी देन क्या है, और उसकी जो काल गणना और गणित की जो विद्वतापूर्ण परंपरा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है वो मानी जाती है उसकी काल गणना। ठीक है, पहले नंबर पे काल गणना, यानी इन्होंने काल को, समय को कैसे हम माप सकते हैं वो बताया था। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा समय के बारे में। पहले नंबर पे तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखो, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। यहाँ के जो लोग थे वो गणित को अच्छे से जानते थे। कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पे मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे। और 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं ऐसी हमको मिली हैं जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं मिलती है, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग गणित को अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, अब हम ना थोड़ा काल गणना को डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजों को समझ लो। हाँ, एक और पॉइंट बता दूं, कुछ सारणियां मिली हैं, कुछ सारणियां ऐसी मिली हैं जिसमें वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ये लोग वर्ग के बारे में जानते थे, वर्गमूल निकालना जानते थे। ठीक है, जो हमारा ब्याज होता है, जैसे साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, उस सब चीजों के बारे में ये लोग जानते थे। अब देखो, काल गणना कैसे ये मानते थे, और ये चीज आज तक लागू है। क्या कहा जाता है, ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया को काल गणना दी है। इसमें क्या होता है, एक साल में, यानी 1 ईयर में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। आज के समय भी हम इसी को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। एक मंथ में, यानी 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। ठीक है, आज भी हम इसी को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। फिर एक दिन में, यानी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं। इसको आज के समय भी माना जाता है। ठीक है, 1 घंटे में, यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये आज भी हम मानते हैं ना। तो ये कहाँ से आया है, ये मेसोपोटामिया से आया है। मेसोपोटामिया में सबसे पहले काल गणना के सबूत मिले और ये पूरी दुनिया में फैले। ठीक है, मेसोपोटामिया में था, उसके बाद ये रोम की तरफ गया। ठीक है, फिर इस्लामी दुनिया में भी इसको, अरेबियन जो कंट्रीज थी वहां पे अपनाया गया। इसके बाद यूरोप वगैरह में भी देखा जाए तो वहां पे अपनाया गया, और एशिया में तो अपनाया ही जाता है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में यही सिस्टम अपनाया जाता है। किसने दिया है, ये मेसोपोटामिया ने दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताइए। या तो ये है, अथवा में एक और दे रखा है आपको, अथवा में दे रखा है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी विश्व को क्या देन है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो अभी हमने पीछे पढ़ा उससे कुछ मिलता जुलता है? यस, उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्योंकि दुनिया को इन्होंने काल गणना वगैरह दी है, यही हमने पढ़ा था ना। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी प्रमुख उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख उपलब्धियों में लेखन कला आती है। सबसे महत्वपूर्ण लेखन कला है, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लेखन कला को जानते थे। लेखन कला के लिए लोग क्या करते थे, देखिए उस समय में, आज के समय में आपके पास कागज होता है, आप कागज में लिख सकते हैं, नोटबुक होती है, पेन पेंसिल होते हैं। ठीक है, टैबलेट, यानी कि आप डिवाइस में आप टाइप करके भी सेव कर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उस जमाने में जबकि ये बात चल रही है, ये कुछ भी नहीं था, ना कागज था, ठीक है, ना पेन पेपर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, मिट्टी की जो पट्टिका होती है उस पर ही लिख लिया करते थे। चिकनी मिट्टी जो होती है उसको गूंथते थे आटे की तरह, फिर उसकी पतला करके उसकी पट्टिका बनाते थे, इस तरीके से बन जाती थी। ठीक है, उसके बाद उसमें जो इनके पास लिखने का होता था, पाइपायरस पौधा वगैरह से बनता था, वो नुकीला होता था, उससे ये उस पे गीली मिट्टी पे, ठीक है, चुभा चुभा कर उसको एक पिन की तरह, सुई की तरह यूज करके उस पर लिखते थे। अब जब ये लिखते थे, जब गीला रहता था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब सूख जाता था तो वो हार्ड हो जाता था, तो वो लिखित
उनके पास लिखित सामग्री के रूप में हो जाता था। ठीक है, तो ये लोग लेखन कला जानते थे, मिट्टी की पट्टिका में लिखा करते थे। कीलाक्षर, कीलाक्षर यानी इनके जो अक्षर होते थे वो चिन्ह वगैरह होते थे वो इस तरीके से होते थे, नुकीले से इनका प्रयोग करते थे। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। ठीक है, ये इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में काल गणना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को, समय को कैसे ज्ञात करना है ये सिखाया था। फिर गणित का ज्ञान, आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे गणित की कुछ पट्टिकाएं मिली थी जिसमें गुणा और भाग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल के बारे में जानकारी मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब था, तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, इनकी उपलब्धियों में ये आता है कि बस्तियों का विकास होना। ठीक है, माना जाता है कि 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास विकास शुरू हो गया था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी जीवन को ज्यादा महत्व देते थे। अनेक समुदाय जो है वो यहाँ पे शहरों में साथ साथ रहा करते थे। ये भी इसकी उपलब्धियों में आप लिख सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, क्वेश्चन आने यही है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यही चीजें आएंगी। ठीक है, ये लोग व्यापार भी करा करते थे, बड़े स्तर पे व्यापार होता था इनका, विदेशी व्यापार भी था। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि मेसोपोटामिया जो है उसका क्या अर्थ है। ये तो मुझे शुरू में बताना था, मैं तो अब आपको लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का नाम जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है मेसोस और पोटेमोस, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, मेसोस का मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य का मतलब बीच में। ठीक है, बीच में। और पोटेमस का मतलब होता है नदी, यानी कि मेसोपोटामिया का मतलब हो जाता है दो नदियां हैं, उन नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किन दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी। दजला और फरात नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन सा घास का मैदान था। तो यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे। घास के मैदान के भी नाम होते हैं। ठीक है, दुनिया भर में जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं अलग अलग महाद्वीपों में, उनके नाम है, जैसे पंपास हो गया, सवाना हो गया, वेल्ड्स हो गया, स्टेपी हो गया। ठीक है, ये सारे घास के मैदानों के नाम है। तो यहाँ पे कौन से घास के मैदान थे, स्टेपी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है पेपर में एमसीक्यू टाइप में आ जाए। ठीक है, एमसीक्यू में भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण की विशेषता क्या थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ के जो लोग थे मेसोपोटामिया के, शहरों में रहना पसंद करते थे। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। यहाँ पर नए नए कस्बे बसने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे कई सारी बस्तियां बसी थी, फिर धीरे धीरे कस्बे बनने लगे थे। कस्बे क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है गांव, आप सभी जानते हो गांव। एक होता है नगर या शहर। ठीक है, और एक होता है कस्बा। कस्बा जो होता है वो गांव से तो ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन नगरों से थोड़ा कम होता है। यानी जो पूरी तरीके से गांव भी नहीं है और पूरी तरीके से नगर भी नहीं है, जो अभी धीरे धीरे बसना शुरू हुआ है। और वही कस्बा बाद में बड़ा होकर, विशाल होकर नगर बन सकता है। ठीक है, यही कस्बा क्या है, बाद में नगर बन सकता है। आगे देखो, शहर जो थे यहाँ पे शिल्प कार्य होता था, यहाँ पे निर्माण कार्य होता था। ठीक है, यहाँ पे व्यापार वगैरह होते थे, यहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों का प्रादुर्भाव शुरू हो गया था, यानी आने शुरू हो गए थे। यहाँ पे एकल परिवार, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, एक परिवार होता है उसमें दादा दादी सब मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा अच्छा माना जाता था। ठीक है, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे, इस तरीके की फैमिली को। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का प्रबंध किस प्रकार की थी। यानी कि ये लोग व्यापार तो करते थे, आप जानते हैं। तो जब ये व्यापार करते थे तो चीजों को, जो माल, जो भी मतलब ये चीज बेच रहे हैं, उसकी आवाजाही कैसे होती। तो देखिए, आवाजाही के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो था वो था जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग जो है वो सस्ता भी पड़ता है। वहां पे आपको कोई सड़क नहीं बनानी, क्योंकि ऑलरेडी महासागर है। महासागर, समुद्र में से, पानी में से आराम से आप जो इनके जहाज हैं उस जहाज के जरिए सामान को ला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। तो जल मार्ग जो था वो सबसे बेहतरीन व्यवस्था इनके पास थी। ठीक है, और देखते हैं आगे। अनाज के जो बोरे होते थे, ठीक है, अनाज के बोरों से लदी हुई नाव आसानी से हवा का जो वेग होता है उसके साथ में नदी के द्वारा चली जाती थी। जैसे मान लो नदी में हवा इस साइड की चल रही है, तो अगर नाव कोई जाएगी और उसको इसी साइड में जाना है तो आसानी से हवा के वेग के साथ ही पहुंच जाएगी। तो ये होता था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें
और प्राकृतिक जल धाराएं जो थी वो छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल परिवहन का एक अच्छा मार्ग होती थी, क्योंकि बस्तियों के बीच में भी अगर माल पहुंचाना है तो इन नदियों से और ये जो जल धाराएं हो गई, नहर हो गई, उनसे आसानी से जो माल था वो पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है, ये पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले जो पट्टिका मिली है ना, वो ऐसा माना जाता है कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास की है, लगभग अप्रोक्स इतनी पुरानी है। इसमें क्या है, इसमें चित्र मिले हैं, जैसे कि कुछ चिन्ह थे, कुछ संख्याएं वगैरह दी गई थी, वो चीजें लिखी हुई इसके अंदर मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो देखिए इनकी लिपि जो थी एक तरह से कीलाकार लिपि थी, और इसमें सैकड़ों चिन्ह होते थे। जो लोग यहाँ पे लिखा करते थे उनको बहुत सारे चिन्हों को याद करना पड़ता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो किन वस्तुओं को निर्यात करते थे? तो ये लोग कपड़ा बेचा करते थे, निर्यात मतलब अपने यहाँ से भेज रहे हैं कहीं और। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद होते थे उसको अपने यहाँ से ये बेच दिया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार की जो धातुएं थी और पत्थर थे वो कहाँ से आयात करते थे? देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे इनके पास क्या होता था, विभिन्न प्रकार की धातुएं और पत्थर वगैरह जो था वो नहीं होते थे, इनको बाहर से वो चीज़ मंगानी पड़ती थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, लकड़ी, तांबा हो गया, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये या फिर अलग अलग प्रकार के पत्थर, ये क्या करते थे, तुर्की से या फिर ईरान की तरफ से, या जो खाड़ी पार देश हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, वहां से मंगाया करते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आएंगे पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है पेपर में आए और थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दें, हल्की फुल्की लैंग्वेज घुमा सकते हैं, पर क्वेश्चन अलग नहीं आएंगे। पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं वो मैंने कराए यहाँ पे, और फ्री में अवेलेबल है, वीडियो में आपको फ्री में अवेलेबल है। जितने क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। फ्री में जाके आप सर्च करो, कहीं आपको कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मारी शहर की विशेषता बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारी शहर ज्यादातर इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो क्या है, मारी जो नगर है वो मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, और ये व्यापारिक स्थल पे स्थित था, यानी जो व्यापारिक स्थल था जहां से व्यापार वगैरह होता था वहीं पे ये मारी शहर स्थित था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या था, लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा, तेल, अन्य कई किस्मों का जो माल था वो नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते होते हुए तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में यहाँ पे ले जाया जाता था। तो ये एक व्यापारिक मार्ग पे स्थित है, इसलिए मारी शहर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को ले जाया जाता था। फिर मारी नगर व्यापार के दम पर समृद्ध हो गया था, बहुत समृद्ध हुआ था, और महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था मेसोपोटामिया में। यहाँ के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय के राजा थे। ठीक है, राजा जो थे यहाँ के वो ना, उनकी जो पोशाक होती थी, आप देखते हो ना राजा महाराजा जो होते हैं उनका जो पहनावा होता है, उनके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इनके जो कपड़े थे, इनकी जो पोशाक थी, वहां के जो मूल निवासी थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती थी। ठीक है, उनसे बिल्कुल अलग होती थी। यहाँ के मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का ये सम्मान करते थे। इसके साथ साथ स्टेपी क्षेत्र, स्टेपी जो घास का मैदान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो देवता है ड्रैगन, ये ड्रैगन को भी मानते थे, उनकी भी पूजा करते थे, और इन्होंने उनके लिए मारी नगर में एक बड़ा सा मंदिर भी बनवा दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मारी शहर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, शायद आ जाए, कंफर्म नहीं, पर थोड़े बहुत चांसेस क्वेश्चन के हैं। इराक, मेसोपोटामिया सभ्यता जो हम पढ़ते हैं आज के समय में, देखें कि ये किस जगह पे स्थित थी, तो ये इराक नाम का आज के समय में जो देश है, यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है वो स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो इराक है इसका भौगोलिक विविधता बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इराक को देखें, मान लीजिए ये मैं मैप बना देता हूं, मान लीजिए ये इराक है, तो इसको अगर हम दिशाओं में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, अब देखें तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है जिसको पूर्वोत्तर कहा जाएगा, ठीक है, वहां की क्या अलग विशेषताएं हैं। जो इसका उत्तरी भाग है, ऊपर का भाग जो है उसकी अलग विशेषताएं हैं। पूर्वी भाग की जो है, ठीक है, पूर्वी भाग जो है इसका, उसकी अलग विशेषताएं होंगी, दक्षिणी भाग की अलग विशेषताएं होंगी। तो इन सबको देखते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पूर्वोत्तर, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हरे भरे मैदान थे,
घास के मैदान होते थे हरे भरे, यहाँ पे पेड़ होते थे, पेड़ों से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला थी, यानी लगातार खूब सारे पर्वत थे और वो सारे के सारे किस्से थे पेड़ों से ढके हुए थे। यहाँ पे स्वच्छ झरने उपलब्ध थे, यहाँ पे जंगली फूल हैं, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश होती थी, इनको खूब पानी मिलता था, कोई कमी नहीं थी, हरे भरे बिल्कुल समृद्ध थे। ठीक है, ये तो था इनका नॉर्थ ईस्ट। अगर इनके उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान थे, बड़े बड़े घास के मैदान। यहाँ पे जहाँ पे घास का मैदान होता है वहाँ पे पशुपालन होता है, तो पशुपालन जो है यहाँ पे आजीविका का एक अच्छा साधन था। यहाँ पे जानवरों के लिए सर्दियों में, ठीक है, वर्षा के बाद खूब अच्छा चारा मिल जाता था, इनको चारा उपलब्ध हो जाता था, तो ये एक अच्छा है पशुपालन के नजरिए से बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी हिस्से की। ठीक है, तो देखिए दजला और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो ईरान की तरफ जाने के लिए यहाँ पे परिवहन का सबसे अच्छा माध्यम था, यानी जो दजला नदी है वो ईरान की तरफ जाने के लिए एक अच्छा माध्यम होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए दक्षिणी भाग, देखिए दक्षिणी भाग की बात करें तो वहां पे रेगिस्तान है, और ये सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था, और यहाँ पे कुछ उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ भौगोलिक विशेषता है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे जुड़ जाना, मैं अभी टेलीग्राम के बारे में बताऊंगा, तो वहां से आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था, यानी शहरों का विकास हुआ था वो गांवों के बदले ही हुआ था, गांवों के भरोसे या फिर उसके उस पर निर्भर कर रहा है, ये मान लीजिए। मेसोपोटामिया का संदर्भ में आपको इसको बताना है, तो देखिए शहरी जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो आत्मनिर्भर नहीं होती। क्यों? क्योंकि गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। गांव के लोग आत्मनिर्भर कैसे होते हैं? उनको जो खाने के लिए अनाज चाहिए वो खुद उगा लेते हैं, कहाँ पे? खेत में। ठीक है, पशुपालन के जरिए भी वो अपना जीवन चला लेते हैं, इसलिए गांव के लोग निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर। लेकिन शहरों के लोग जो होते हैं वो नौकरी या इन कामों में निर्भर होते हैं, नौकरी नहीं रही तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है। तो शहरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें नगर, ठीक है, या गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाली वस्तु होती है या जो सेवाएं होती हैं उस पर कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है। आप जैसे मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ पे खेती तो नहीं करते भाई हम ना, यहाँ खेती होती है लेकिन हमें भी तो अनाज मिलता है। वो अनाज कहाँ से मिलता है? किसी कोई किसान गांव में ही उसको उगा रहा होता है, यानी हम भी निर्भर हैं किस पे? किसी किसान पे, किसी गांव वाले पे। तो यही होता है यहाँ पे। खाद्य सामग्री, जो खाने पीने की चीजें हैं और अनाज के लिए शहरी लोग जो हैं वो गांव पर ही निर्भर रहते हैं। मेसोपोटामिया में पत्थर की मुद्रा बनाने वाले, पत्थरों पर उकेरने वाले और नक्काशी करने वाले बाहर से मंगाते थे। जो पत्थर का काम करते थे, पत्थर पे कोई चीज उकेरना हुआ, पत्थर की मुद्रा वगैरह बनानी हुई, तो वो बाहर से लोग बुलाए जाते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु और अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं, ठीक है, लकड़ी, ये भी अलग अलग जगह से मंगाई जाती थी। यानी हर चीज जो इनकी जरूरत की चीज है ये अलग अलग जगह से आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी? आपको बताना है कि जो श्रम विभाजन है वो शहरी जीवन की विशेषता किस प्रकार से थी। तो देखिए श्रम विभाजन का अर्थ है विभिन्न लोगों के पास विभिन्न व्यवसाय, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के व्यवसाय होना। मेसोपोटामिया में राजा जो था वो सामाजिक पदानुक्रम में शीर्ष पे था, यानी राजा जो होता था वो सबसे ऊपर होता था, उसका नाम, ठीक है, राजा सम्राट जो था वो सबसे ऊपर होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया में धर्म की मान्यता थी, इसलिए पुजारियों का वर्ग भी, ठीक है, उच्च वर्ग ही समझा जाता था। क्योंकि अब धर्म को माना जाता है तो पुजारी भी कहाँ जाते हैं? उच्च वर्ग में ही आ जाते हैं, पूजा पाठ करते थे। वस्तु विनिमय हमेशा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देखिए जैसे कि वस्तु विनिमय मतलब एक तरह से आप एक्सचेंज सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, होता क्या था कि एक चीज खरीदनी है तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज दे दो, तो ये सब हमेशा से रहा है। और जो व्यापारी वगैरह होते थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए वस्तुओं का व्यापार करा करते थे। इसके बाद किसान और मजदूर वे उत्पाद पेशे से जुड़े थे, इससे कम लाभ होता था। किसान और मजदूरों को लाभ जो था वो कम होता था। और सबसे नीचे जो थे वो आते थे गुलाम। ठीक है, जैसे मान लो ये व्यवस्था बना दी मैंने, राजा सबसे ऊपर हो गया, राजा, पुजारी हो गए, सबसे नीचे जो थे वो दास थे। ठीक है, इनसे ऊपर आ जाएंगे व्यापारी और किसान, इस तरीके से।
तो ये पूरे के पूरे समाज था, समाज में श्रम विभाजन था कि सबके अपने अपने अलग अलग काम थे। राजा का कार्य अलग होता था, पुजारी का कार्य अलग होता था, किसान का कार्य अलग होता था, मजदूर का कार्य अलग होता था, व्यापारी का कार्य अलग होता था, ठीक है, दास का कार्य अलग होता था, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पे बताइए, क्या सबूत मिले हैं जिससे आप कह रहे हो कि मेसोपोटामिया के लोग लिखना जानते थे, ये आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए, मेसोपोटामिया में जो पट्टिका मिली है, ऐसा माना जाता है कि वो लगभग लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेसोपोटामिया के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों से, ठीक है, बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है। सूची मतलब इसको हम कह सकते हैं, सूची का मतलब है ऐसे लिखा हुआ, लिस्ट मिली है। तो लिस्ट मिली यानी लोग लिखते थे, लिखना जानते थे, तो इसका मतलब यही है ना, लेखन कला होगा, लेखन कला होगी तभी तो लिखना जानते हैं, लेखन कला नहीं होगी तो लिखेंगे कैसे भाई। आगे देखो, और इसके अलावा समझो, वहां पे बाहर के और अंदरूनी जो लेन देन था उसका हिसाब भी हो सकता है इसमें लिखा हो। लेखन कार्य समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता के बाद विकसित हुआ था, क्योंकि जब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम हिसाब किताब जो हम रखते हैं अगर उसको हम लिख कर रखें कहीं पे तो ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी रूप से टिक सकता है, तब इस चीज़ का विकास हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे, जो उसको गीला करके गूंथ कर थाप कर पट्टी बनाकर, ठीक है, और एक उस पे सरकंडे से लिखा करते थे। सरकंडा मतलब इस तरीके से लकड़ी होती है और आगे से उसको चीर के उसको यूं नुकीला बना लेते हैं, तो वो सरकंडा टाइप का होता है। आज के समय में तो नहीं होता, आज से जब मैं छोटा था मुझे याद है हमारे गांव में भी लिखा जाता था, वो कुछ लकड़ी का वो चीर के सरकंडा उसमें स्याही स्याही में डुबो डुबो के उसको लिखते थे। तो ये चीज़ें पहले चलती थी। एक पहले स्याही वाला पेन भी आता था, अब नहीं आता, वो सब चीज़ें शायद ख़त्म हो गई, अब मिलता भी हो क्या पता। तो ये चीज़ें बहुत पहले होती थी, ठीक है। और अक्षर जो इनके होते थे वो कीलाकार होते थे। तो ये कुछ सबूत मिले हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण जो थे वो कीलाकार हो गए थे और भाषा इनकी जो थी वो सुमेरियन थी। लेखन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता था, ये क्यों लिखते थे, लिखने की क्या जरूरत थी, क्या लिखा करते थे। तो देखो, अगर डिक्शनरी बनानी हो, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी बनानी हो तो लिखा जाता था। भूमि का हस्तांतरण, मान लो कोई भूमि किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर की जा रही है, बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, तो उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, आज के समय में जब हम जमीन खरीदते हैं तो हमें कागज मिलते हैं ना, इसी तरीके से उस समय में कानूनी मान्यता देने के लिए लिखा जाता था। राजा अगर कोई कार्य करता था तो उसका वर्णन करने के लिए लेखन कला का इस्तेमाल किया जाता था। कानून में उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए, कानूनों में कोई बदलाव करना हो तो वो भी लिखित रूप में प्रोवाइड कराया जाता था। सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के पश्चात धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। शुरू में सुमेरियन भाषा थी, बाद में वो अक्कदी भाषा यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये कुछ लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए, खाना बदोश कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहता, यानी जो टेम्परेरी रहता है। आपने सुना है बंजारे, ऐसे लोग जो अब एक स्थान से कभी किसी ऋतु में यहाँ रह रहे हैं, दूसरी ऋतु में यहाँ चले गए, तीसरी ऋतु में यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, जो परमानेंट नहीं रहते, इनको खानाबदोश या फिर यायावार भी कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया में पश्चिमी मरुस्थल से यायावार समूह यानी कि खानाबदोश समूह, कई झुंड इसके उपजाऊ और संपन्न मुख्य भूमि प्रदेश में आते रहते थे, यहाँ पे लोग आया करते थे। गडरिये जो होते थे वो क्या करते थे, कई बार अपनी भेड़ और बकरियों को पानी पिलाने के लिए क्षेत्रों में, यानी जो खेत होते थे उसमें से अपने जानवर को लेके निकल जाते थे। अब खेत है उसमें से जानवर जा रहे हैं तो सारी फसल को कुचल देंगे, तो ऐसा होता था, जिससे किसान की फसल जो है उसको बहुत ज्यादा हानि होती थी, नुकसान होता था। ये जो खाना बदोश गडरिये थे ये कई बार किसानों के गांव पर हमला बोल देते थे, उनको लूट लेते थे, उनका अनाज, उनका पैसा, उनका धन जो भी मिल जाए सब लूट ले जाते थे। पशु चारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी, बहुत नजर रखी जाती थी कहीं कुछ गड़बड़ ना करें, ठीक है। और ये लोग हमेशा फायदे में रहते थे, ठीक है, हमेशा फायदे में रहते थे। कैसे फायदे में रहते थे मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ। जिस गांव में ये जाते थे लूट मार करते थे, वहां का जो गांव था वहां पे लोग जो थे वो परमानेंट रहते थे, स्थायी रूप से रहते थे। और ये जो खाना बदोश है ये तो टेम्परेरी है, ये आते हैं लूटते हैं और भाग जाते हैं, तो इनको तो नुकसान कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट रह रहे हैं इनको नुकसान बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो ये भी आगे देखिए, और चैप्टर भी मैंने सारे बना रखे हैं। अगर आप सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया चैप्टर की वीडियो को देख लो और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखना ही है लेकिन चैप्टर जरूर देखना। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, स्पष्ट कीजिए, बताना है आपको। तो देखिए, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिख
सकते थे, क्योंकि उनकी भाषा में न केवल प्रतीक या चिन्ह की संख्या सैकड़ों में थी। अब जैसे हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में लिमिटेड शब्द होते हैं, अंग्रेजी की अल्फाबेट होते हैं, उसमें भी लिमिटेड शब्द होते हैं। अगर वही आप ABCD याद कर लेते हो, क्योंकि उसमें भाई 26 वगैरह मिल जाते हैं आपको, आप याद करना आसान हो जाता है। अगर ABCD में आपको 5000 अल्फाबेट मिल जाएं तो आपको याद करना आसान होगा? बिल्कुल भी, कभी याद ही नहीं होंगे। ऐसा ही था यहाँ पे, जो प्रतीक और चिन्ह थे उनकी संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए इसको समझना और इसको याद रखना बहुत जटिल होता था। गीली पट्टियों पर लिखना आसान भी नहीं था, इसलिए विशेष वर्ग के लोग जो थे वही साक्षर होते थे। इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता का स्तर जो था वो बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि पढ़ाई जो थी यहाँ पे आसान नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं वो आपको कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए रोमन साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए, यानी रोमन साम्राज्य ने दुनिया को क्या दिया है। ठीक है, रोमन साम्राज्य एक महान साम्राज्य माना जाता था, एक बड़ा साम्राज्य था। देखिए, मजबूत सैनिक संगठन के लिए रोमन साम्राज्य जाना जाता है, इनके पास एक मजबूत सेना थी। रोमन कानून जो थे ये इसके लिए भी जाना जाता था, दुनिया भर में कई सभ्यताओं में इन कानूनों को माना गया है। राज्य प्रबंध की शिक्षा, कि राज्य का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से अपने राज्य को चलाना है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। और इनकी भवन निर्माण कला, इनकी जो भवन निर्माण कला है ना वो थोड़ी अलग है, यूरोपियन कला में आप उसको डाल सकते हो, क्योंकि उस प्रकार के जो भवन निर्माण है वो यूरोप में ही होते हैं, बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यापार, रोमन साम्राज्य तो जो था बड़ा साम्राज्य था, और इसका व्यापार जो था वो अलग अलग क्षेत्रों से था, दुनिया भर के कई देशों के साथ इनका व्यापार होता था। शहरी जीवन, आप जानते हो रोमन साम्राज्य जाना जाता है तो उसके शहरी जीवन की वजह से, यहाँ के लोग जो थे वो शहरों में रहना पसंद करते थे, नगरीय व्यवस्था यहाँ पे थी, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, साहित्य तथा दर्शन, इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो फिलोसफी है, यहाँ के जो विद्वान थे उनके द्वारा दिया गया दर्शन फिलोसफी जो है उसके लिए भी रोमन साम्राज्य जाना जाता है। ईसाई धर्म का प्रचार, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को कुछ शासकों ने राजधर्म के रूप में भी बनाया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत करा गया था रोमन साम्राज्य से ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें से। ठीक है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए ये तो इस तरीके से आप इसको पेपर में लिख सकते हो, ये हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पता है कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अलग से क्वेश्चन बन जाएंगे। बताइए रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन किस प्रकार का था, ऐसे पूछ लेंगे। रोमन साम्राज्य में व्यापार किस किस प्रकार का था, ये पूछ लेंगे। ठीक है, भवन निर्माण कला पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको एक साथ यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो, एक सम्राट था, सम्राट डायोक्लिशियन। ठीक है, थोड़ा नाम अटपटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने रोमन साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन करा था, क्या चेंजेस करे थे? देखिए, इन्होंने जो करा था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्या था भाई, रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इन्होंने क्या करा, उसके विस्तार को कम कर दिया। इन्होंने बोला यार हमारा जो रोमन साम्राज्य है बहुत ज्यादा फैल गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। यानी इनको लगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं रोमन साम्राज्य में जो इनको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसकी वजह से इनको नुकसान ही हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको कम किया। फिर क्या था, साम्राज्य की जो सीमा होती है, यानी जो साम्राज्य का जो बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पे इन्होंने क्या करा, किले का निर्माण करा दिया, यानी वहां पे इन्होंने किले बनवा दिए। ठीक है, ये काम करा। फिर इन्होंने प्रांतों का पुनर्गठन करा, प्रांत मतलब जो इनके क्षेत्र, जो इनके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उसका इन्होंने पुनर्गठन करा। होता क्या था कि रोमन साम्राज्य जो था वो जैसे जैसे जीतते गए वैसे वैसे बढ़ता गया, तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, प्रांतों को पुनर्गठन किया। सैनिक कार्यों से असैनिक कार्यों का अलग करा, यानी दो तरह के कार्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वो कार्य अलग कर दिए जो सेना से रिलेटेड है, वो सैनिक कार्य हो गए, और जो काम सेना से रिलेटेड नहीं है उसको असैनिक की कैटेगरी में डाल के उसको अलग कर दिया, यानी दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस जो था वो कर दिया इन्होंने। और देखो, इन्होंने क्या करा, सेनापति जो थे उनको ज्यादा अधिकार दे दिए थे, उसकी वजह से सेनापति जो थे वो मजबूत हो गए थे, तो इन्होंने ये कुछ बदलाव करे थे यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है, आपके पेपर में आता है कि बताइए रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन जो था वो क्यों शुरू हुआ था। दास प्रजनन यानी ये ज्यादा से ज्यादा दास पैदा करना चाह रहे थे, क्यों? क्योंकि इनको दासों की जरूरत होती थी, काम करवाते थे दासों से। तो देखिए, दास प्रजनन का मतलब है गुलामों की संख्या बढ़ाने।
ठीक है, गुलामों की संख्या को बढ़ाने की प्रथा। इसमें क्या होता था, जो दासियां होती थी उनको, ठीक है, उनके साथ मर्दों को अधिक से अधिक मतलब बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा दास पैदा हो रहे हैं, और दास पैदा हो रहे हैं तो उन दासों से काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलकर ये बच्चे क्या बनेंगे, दास बनेंगे, तो उनको दास मिल जाएंगे, दासों से घरों के काम, खेत के काम, हर तरह के काम ये कराया करते थे। ठीक है, आगे देखिए, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। समाज जो था वो रोमन साम्राज्य में कैसा था, समाज को अगर हम बांटे तो कई सारी कैटेगरी बन जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, इतिहासकार टैसिटस जो है, इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों को निम्न वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तो था शुरू शुरू में, देखो रोमन साम्राज्य की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, शुरुआत में एक वर्ग होता था सीनेटर वर्ग, एक होता था अलग वर्ग जो अश्वारोही वर्ग था, फिर जनता का एक सम्मानीय वर्ग होता था, और फिर एक निम्नतम वर्ग हो जाता था। ठीक है, दास वगैरह भी आ जाते थे। तो इस तरीके से समाज में वर्गीकरण था। अब एक एक करके समझेंगे। सीनेटर को ही समझो, सीनेटर से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, सेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ सीनेटर लिख रखा है, सेनेटर भी लिखा जाता है इनको। ठीक है, तो देखिए, सीनेटर की संख्या, सदस्य संख्या जो थी लगभग 1000 थी, और कुल सीनेटरों में लगभग लगभग आधे सीनेटर जो है, मान लो 1000 टोटल है, तो ऐसा मान लो 500 के करीब या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर हो सकते हैं, इतावली परिवार से थे। इतावली मतलब इटालियन, इटली मूल के। सीनेटर और अश्वारोही जो हैं वो एकीकृत होकर फिर क्या हुआ, सीनेटर प्लस अश्वारोही ये मिल गए और एकीकृत हो गए, और इन्होंने एक विस्तृत कुलीन वर्ग बना लिया। ठीक है, कुलीन वर्ग बन गए, और परवर्ती रोम कुलीन वर्ग अत्यधिक धनी थे। अब रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हम, परवर्ती और पूर्ववर्ती। अगर चैप्टर देखा है तो वहां को आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मिलकर कुलीन वर्ग बन गए थे, परवर्ती रोम कुलीन वर्ग जो था वो इनसे ज्यादा धनी था। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कुलीन वर्ग क्या है। कुलीन वर्ग का मतलब है एक ऐसा वर्ग जो अमीर हो, ठीक है, जो धनी हो, जो समृद्ध हो, जो ताकतवर हो, जिसका वर्चस्व हो, ठीक है, जिसके पास ये सारी चीजें हो। इसको अभिजात वर्ग के रूप में भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अमीर होते हैं, ताकतवर होते हैं, समाज में इनका रुतबा होता है, पैसा धन दौलत सब होता है इनके पास, तो ये कुलीन वर्ग हैं। मध्यम वर्गों में नौकरशाही, मध्यम वर्ग जो मतलब एक तरह से मिडिल क्लास हो गए, इसमें नौकरशाही आ जाएंगी। ठीक है, नौकरशाही का मतलब है जो तंत्र में काम करता है, यानी राजा के जो साथ जो भी काम करता है, चाहे वो सेना में हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट में हो, वो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है वो। और सेना की सेवा से जुड़े जो लोग थे, ठीक है, और समृद्ध सौदागर और किसान भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। ना तो बहुत अमीर ना ही बहुत गरीब। सम्मानित मध्यम वर्ग को सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में भी देखा जाता था। बड़ी संख्या में क्या होता था, निम्न वर्ग के समूह जो थे, इनमें ग्रामीण श्रमिक बल शामिल था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो ज्यादातर यहाँ पे जो निम्न वर्ग था उसमें कौन शामिल थे, जो गांव के जो मजदूर होते थे, गांव के जो श्रमिक होते थे, ठीक है, मजदूर होते थे, ये आते थे। कौन से वर्ग में शामिल होते थे ये एक तरह से निम्न वर्गों में शामिल होते थे। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे समाज का एक स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ विशेषता है, ठीक है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता बतानी है, तो ये हमने समझा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एकल परिवार की व्यवस्था थी। एकल परिवार आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, उसका अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी उनके बच्चे रहा करते हैं, तो ये होता है एकल परिवार। परिवारों में दास शामिल थे। दास जो होते थे, गुलाम जो होते थे, इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था घर के काम करते थे, मजदूरी वाले काम करते थे, श्रम वाले काम करते थे, खेतों वगैरह के जो भी काम इनको कराने होते थे, एक तरह से इनके नौकर थे, जो कार्य कराना चाहे वो इनसे काम करा लेते थे। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी। ठीक है, महिलाएं यहाँ पे फ्रीडम थी उनको। तलाक देना भी बहुत आसान था, आसानी से तलाक दिया जा सकता था। काम चलाऊ साक्षरता थी, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, काम चलाऊ साक्षरता थी। सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग थे, अलग अलग उनकी संस्कृति कल्चर वगैरह था। तो ये सारी क्या है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता है। पेपर में आए तो ये हेडिंग याद करके जाना, इन हेडिंग को लिख लो, याद कर लो। आगे देखो, रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या करनी है। तो तीसरी शताब्दी का संकट अगर हम देखें तो रोमन साम्राज्य में हुई राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक संकटों की एक श्रृंखला थी। अब इसमें केवल हम
एक कैटेगरी को नहीं देखेंगे, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक, कई तरह की चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया था, अस्थिरता आ गई थी रोमन साम्राज्य में। तो इसको हम कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे आपका सैन्य संकट हो गया, फिर आर्थिक संकट हो गया, राजनीतिक संकट हो गया, सामाजिक संकट हो गया, इस तरीके से बहुत सारी समस्या आ गई थी। एक एक करके देखते हैं। सैन्य संकट को देखते हैं सबसे पहले। देखिए क्या था, रोमन साम्राज्य जो है, ठीक है, रोमन साम्राज्य पर, उसकी सीमाओं पर बर्बर जनजाति जो थी वो लगातार हमले करती थी। आपने पढ़ा था जो ससानी वंश था, ठीक है, ये क्या करते थे, ससानी वंश का जो शापुर प्रथम था, इसने 60,000 रोमन सेना को समाप्त कर दिया था, मार दिया था। ये आक्रमण करते थे, रहते थे समय समय पे। साम्राज्य के अंदर भी विद्रोह था और गृह युद्ध भी हुए, जिससे कि साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो सैन्य संकट भी इनके सामने आया था। राजनीतिक संकट को देखें तो देखिए इस समय क्या था, ये जो रोमन साम्राज्य था धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, क्योंकि जो शासक आ रहे थे, शुरू के शासक ठीक थे, बाद के सम्राट जो थे वो अप्रभावी थे, यानी उतने मजबूत शासक नहीं थे, उतने बढ़िया तरीके से वो शासन नहीं चला पा रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी स्थिरता से चला नहीं पाए, यानी कि प्रशासनिक प्रशासन को अच्छे तरीके से नहीं चला पाए। 47 साल में 25 सम्राट आए। सोचो 47 साल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 47 साल में 25 सम्राट आए, यानी कि कितना कितना शासन करा भाई इन्होंने। एक एक साल, दो दो साल मुश्किल से कर रहे होंगे, कोई 6 महीने भी शासन कर रहा होगा, फिर नया शासक, फिर नया शासक, फिर नया शासक, ये देख लो। तो ये हाल हो गया था। तो ये राजनीतिक में आप लिख दोगे। आर्थिक संकट में देखें तो क्या हुआ था भाई, देखो आर्थिक संकट में प्रशासनिक अस्थिरता से राज्य में मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो थी यहाँ पे वो बढ़ गई थी, और कीमती धातु जो होती थी उसकी यहाँ पे कमी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अशांति पैदा हुई। यह आर्थिक संकट है। सामाजिक संकट को देखें तो यहाँ पे क्या था, रोमन पारंपरिक जो मूल्य थे यहाँ और जो संस्थान थे वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई और सामाजिक पदानुक्रम गिर गया, यानी लोग अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे थे। एक तरह से थोड़ा आप ऐसे मान लो, लोग व्यक्तिवादी हो रहे थे, अपने अपने बारे में सोचना, सम्राट या समाज के बारे में ना सोचना, साम्राज्य के बारे में ना सोचना, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे धीरे धीरे होने लगी थी। अगला क्वेश्चन देखो, रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे। व्याख्या आपको करनी है इसकी। यानी रोमन अर्थव्यवस्था जो थी वो आधुनिक थी, कैसे पता लगता है भाई, तो देखो रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो बहुत मजबूत था। उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य में बहुत सारे बंदरगाह थे। बंदरगाह क्या होता है, जो समुद्र के किनारे में जो इन्होंने बंदरगाह बनाए होते हैं, जहाज वगैरह लोडिंग वगैरह सारा काम जो होता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं आप मान लो इन जहाजों के लिए। यहाँ से चीज़ों को लाना ले जाना, उतारना चढ़ाना, ये सब काम होता था। इनके पास खाने थी, खदानें थी, ईंट के भट्टे हुआ करते थे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां होती थी जो बहुत संख्या में थी। इसलिए इनका जो आर्थिक रूप से देखें, अर्थव्यवस्था को देखें, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। सॉरी, सेकंड पॉइंट देखो, रोमन साम्राज्य का व्यापार जो था वो बहुत विकसित था, काफी व्यापार था इनका। गेहूं, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बेची जाती थी। इनका व्यापार जो था वो स्पेन और गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, मिस्र, इटली, इन सब जगहों पे इनका व्यापार फैला हुआ था। तो व्यापार इनका देखा जाए काफी समृद्ध था। नेक्स्ट है कि शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो होता था उसकी ढुलाई करी जाती थी, जो मटके या कंटेनर होते हैं उसमें करा जाता था। उन कंटेनर को क्या कहा जाता था, एम्फोरा कहा जाता था। तो पेपर में 1 मार्क्स में एम्फोरा भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है। एम्फोरा क्या है, कंटेनर है जिसमें लिक्विड वाली चीजों को बेचा जाता है, ठीक है। आगे देखो, स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाता था। जैतून का तेल जो था वो जिन कंटेनरों में जाता था उसको ड्रेसल 20 कहा जाता था। गहन खेती की जाती थी यहाँ पे, और उत्पादकता का स्तर जो था वो काफी ऊंचा था। जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था जिससे मिलें चलाई जाती थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, बैंकिंग व्यवस्था थी इनके पास। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ना कि भाई इनकी अर्थव्यवस्था आधुनिक थी। ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। सम्राट जो कॉन्टेस्टाइन था उसकी कुछ मुख्य उपलब्धि बतानी है। तो देखिए इसका शासन जो है 306 से 337 तक रहा है, ठीक है। और 306 ईस्वी में एबोरकम का सम्राट ये बना था। सम्राट के रूप में इसने क्या करा, साम्राज्य को खूब मजबूत करा, ठीक है। एक ताकतवर शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसने प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक कार्य में शासन का पुनर्गठन करा, उसको सही बनाया। इसने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था, जो शुद्ध सोने का सिक्का होता था, 4.5 ग्राम का। इसने इसकी जो दूसरी राजधानी थी, इसने एक और राजधानी बनाई थी, वो थी कुस्तुनतुनिया।
इसका भी निर्माण करवाया था। ये राजधानी 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, और ये प्रथम ईसाई सम्राट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाला था, ईसाई धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, ये बता सकते हो, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य जो था, यहाँ पे दास जो होते थे उनकी क्या स्थिति थी, उनके महत्व को बताना है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में दासों को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, जैसे मतलब उस हमारे पास इतने दास हैं, यानी हमारी वो संपत्ति के रूप में खुलेआम बाजार में उनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था, यानी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखा जाता था। रोमन अर्थव्यवस्था में क्या होता था, ज्यादातर जो श्रम होता था, काम होता था, वो दासों के द्वारा किया जाता था। दास जो होते थे घरों में, कृषि के काम में, खान में, सेना में, कार्यशालाओं में, निर्माण कार्य में, हर जगह सेवाओं में, हर जगह आपको दास ही दास काम करते दिखाई देंगे। रोमन साम्राज्य में दास जो थे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि गुलाम जो लोग थे वो शहर, ग्रामीण इलाके, घर और व्यवसाय, हर जगह आपको केवल दास ही दास दिखाई देंगे। दासों से ही हर जगह काम कराया जाता था, इसलिए रोमन साम्राज्य में दास जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझो कि इनकी जनसंख्या देखो कितनी ज्यादा थी। ऑगस्टस के शासनकाल में अगर हम देखें तो इटली में टोटल जनसंख्या 75 लाख थी, यानी टोटल 75 लाख लोग रहते थे। उसमें से 30 लाख लोग जो है वो केवल दास थे। आप सोचो कि कितनी बड़ी जनसंख्या दासों की थी। उस समय जमींदारों को गुलामों का इस्तेमाल ऐसी जगह ना करने की सलाह दी जाती थी जहां पे बड़ी संख्या में आवश्यकता हो या स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारी से नुकसान पहुंचे। ठीक है, उस समय में जमींदारों को ये सलाह दी गई थी कि ऐसी जगह पे दासों का यूज मत करना जहां पे बल्क में यूज हो, यानी जहां पे बहुत सारे दासों का इस्तेमाल करना हो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई बीमारी फैल जाए संक्रमण वाली, एक दास को कोई बीमारी फैल गई तो वहां पे सारे दासों को बीमारी फैल जाएगी, और सारे दासों को बीमारी फैल जाएगी तो वो मरने लगेंगे, जिससे दासों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, ये समस्या थी। दास जो थे वो कीमती थे, उन्हें नुकसान होने पर हिसाब किताब खराब हो जाता था। दास मतलब इन्वेस्टमेंट की चीज मानी जाती थी। जैसे मान लो आपके पास गोल्ड है घर में, गोल्ड अगर खो जाए तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा ना तगड़ा। इसी तरीके से दास भी इन्वेस्टमेंट माने जाते थे, अगर दासों को कुछ हो जाए तो फिर भाई नुकसान हो जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दासों के प्रति हमेशा क्रूरतापूर्ण व्यवहार, गलत व्यवहार करते थे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे, साधारण लोग थे, वो उनसे दया रखते थे, उनके प्रति दया का भाव रखते थे अपने मन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के पतन का जो कारण है वो बताइए। रोमन साम्राज्य एक महान साम्राज्य था, लेकिन इसका पतन क्यों हो गया, क्या था? तो बहुत सारे कारण थे। देखो रेड करके, रेड में दिखा रखा है आपको, ये जो जो आपको रेड दिख रहा है ये सारे कारण हैं। जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता एक कारण है, भ्रष्टाचार फैल गया था, ये कारण है। ठीक है, जिससे कि जनता त्रस्त हो गई थी, सरकार कमजोर हो गई थी, सरकार का कमजोर हो जाना भी एक कारण है। कृषि और व्यापार पर भी कहीं ना कहीं रोमन अर्थव्यवस्था में इनको नुकसान हो रहा था। ठीक है, क्योंकि टैक्स बढ़ जा रहा था, टैक्स बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, व्यापार में गिरावट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, इनको नुकसान हो रहा था। इसके अलावा सेना भर्ती में भी गिरावट आई, कम सैनिक भर्ती किए जा रहे थे। जर्मन मूल के लोग जो थे वो उत्तर क्षेत्र में क्या करते थे, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। ठीक है, आक्रमण कर देते थे, जिसकी वजह से इनकी सेना कमजोर हो रही थी। ससानी वंश जो था वो भी इन पे ईरान का जो ससानी लोग थे ये भी आक्रमण करते थे, इसलिए कमजोर हो रहे थे। दासों ने विद्रोह कर दिया था, इसकी वजह से ये कमजोर हो गया। रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत हो गया था, यानी इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में रोमन साम्राज्य को फैला दिया था। अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था तो उसको संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा था, इसकी वजह से भी इनका पतन हुआ। तो यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर भी कर लिया है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं सारे के सारे कराते हुए चल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। तीसरा चैप्टर है हमारा यायावर साम्राज्य। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यायावर साम्राज्य के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यास जो है वो क्या था, इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, कैसे इसके अर्थ में परिवर्तन आने लगा था, उसके क्या कारण थे, इसके महत्व के बारे में बताना है। तो देखिए, यास जो है एक तरह से नियम संहिता है। ठीक है, चंगेज खान के समय की बात है। अब नियम संहिता का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं, यानी कि जो इनको मानने होते हैं। ठीक है, तो यास जो है ये चंगेज खान ने 1206 में इसको लागू करवाया था, और इसको चंगेज खान की विधि संहिता भी कहा जाता है। विधि का मतलब भी अपने आप में कानून ही होता है। ठीक है, प्रारंभ में क्या था कि यास को यसाक, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, यास को यसाक लिखते थे। इसका मतलब होता था विधि, विधि होता है कानून। ठीक है,
कानून को विधि भी कहा जाता है, या फिर इसको आज्ञप्ति या आदेश भी माना जा सकता था, क्योंकि चंगेज खान का आदेश था तो वो अपने आप में ही कानून था। यसाक का संबंध जो है वो प्रशासनिक विनियमों से है। प्रशासनिक विनियम मतलब जैसे आखेट के क्या रूल होंगे, सैन्य और डाक प्रणाली के क्या रूल होंगे, उसका क्या संगठन होगा, ये सारी चीजें इसमें थी। और ऐसा माना जाता है कि यास जो है ये मंगोल जो जाति थी उसकी कोई जो प्राचीन जो परंपरागत जो प्रथाएं थी उसमें से एक थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। अब क्या था भाई, मंगोल जो थे वो एक जैसे ही थे सारे, तो उनकी आस्था भी एक जैसी थी, उनकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं मिलती थी। तो ऐसे में यास ने उनको संगठित रखा, एक रखा, ठीक है। यास एक शक्तिशाली सिद्धांत था, एक शक्तिशाली ताकतवर एक थ्योरी थी। इसमें क्या था, मंगोल साम्राज्य की संरचना में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए यास जो है वो क्या है, यास से क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है कि चंगेज खान के द्वारा लागू किया गया एक नियम संहिता था। इसमें कुछ नियम थे। नियम किससे रिलेटेड थे, आखेट से रिलेटेड थे, सैन्य और डाक प्रणाली से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगला प्रश्न है कि विजित प्रदेश के लोगों को अपने यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था, इसके लिए क्या कारक हैं जो उत्तरदायी हैं। विजित प्रदेश का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, आपको पता है जो मंगोल थे, जो चंगेज खान वगैरह थे, ये क्या करते थे, ये दूसरे क्षेत्रों पे आक्रमण करते थे और उनको जीत लेते थे। तो जो क्षेत्र इनके अंडर आ जाता था, जिसको ये जीत लेते थे, वो क्षेत्र इनके लिए विजित क्षेत्र कहलाते थे। तो विजित प्रदेश में लोगों को अपने नए जो यायावर शासक थे, क्योंकि जब इन्होंने किसी क्षेत्र को जीता तो वहां पे इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने वहां पे शासन करना शुरू कर दिया तो वहां के जो लोग थे उन्होंने इन नए यायावर शासकों को ज्यादा पसंद नहीं किया, ठीक है। वो इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको इनसे कोई लगाव नहीं था। ऐसा क्यों था, इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो युद्ध हुए थे उसमें अनेक नगर जो थे नष्ट कर दिए गए थे, इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूल थे, ठीक है, बहुत ही निर्दयी थे। और ये जब किसी की हत्या करते थे तो हजारों लाखों लोगों की हत्या कर देते थे, ठीक है, हजारों लोगों की जान चली जाती थी। नगर नष्ट कर दिए इन्होंने, जहां भी जाते थे रौंद देते थे, फसलों वगैरह सब हर चीज को नुकसान पहुंचाते थे। तो कृषि भूमि को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, व्यापार को चौपट कर दिया, नगरों को नष्ट कर दिया, हजारों लोगों की जान चली गई, यानी हजारों लोगों को मार दिया। इससे कहीं ज्यादा लोगों को इन्होंने गुलाम बना लिया, दास बना लिया। अमीर लोगों से लेकर किसान वर्ग तक सभी को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो आप सोचो कि लोगों को इनसे लगाव क्यों नहीं होगा, क्यों इनसे लगाव होगा भाई, कितनी सारी कमियां हैं। इनकी कृषि को नष्ट कर रहे हैं, व्यापार को खत्म कर रहे हैं, हजारों लोगों की हत्या कर रहे हैं, ठीक है, हजारों लोगों को आ, गुलाम बना रहे हैं, दास बना रहे हैं, तो कैसे कोई इसको पसंद कर सकता है। तो ये कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चंगेज खान के 4 पुत्रों के नाम बताने हैं और इनके द्वारा जो शासित प्रदेश है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है, यानी संक्षिप्त में बताना है, ठीक है। तो देखिए, चंगेज खान के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था जोची। इसको जो रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था, स्टेपी घास का मैदान था, वो वाला क्षेत्र इसको शासन करने के लिए मिल गया था, ठीक है। और इसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था चगताई। ये तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र था और पामीर का जो पहाड़ी एरिया था वो इसको मिल गया था, किस लिए, शासन के लिए, ठीक है। चगताई दूसरा था। चंगेज खान ने संकेत दिए कि उसका जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम था ओगोदोई, वो उसका उत्तराधिकारी होगा, और इसको महान खान की उपाधि दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये जो पुत्र है ना ये सबसे ज्यादा योग्य है, उसको ऐसा लगता था। फिर राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में बनाई इसने। चौथा पुत्र जो था उसका नाम था तोलोए, इसने मंगोलिया पर शासन किया था। अब ये जो नाम है ना, ये नाम आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है, मुश्किल है, ध्यान रखना। जोची, चगताई, ओगोदोई, तोलोई, थोड़े नाम अटपटे हैं, आप इनको एक साथ लिख सकते हो तब आपको समझ में आएगा। तो चारों के नाम पता लग गए, किसको कौन सा क्षेत्र मिला था वो यहाँ पे पता लग गया, यही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल जो थे उनकी सैनिक जो प्रबंधन पद्धति थी वो क्या थी और उसकी क्या विशेषता थी। देखिए, मंगोलों के पास एक सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है, इनके पास एक मजबूत सेना थी। तो देखते हैं, मंगोल यायावर समाज में जो तंदुरुस्त वयस्क सदस्य होते थे वो हथियारबंद होते थे, यानी कि उनको एक तरह से ट्रेनिंग मिली होती थी और जरूरत पड़ने पर उनको सेना में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इनके जो अभियान थे वो चलते रहते थे, कभी कहीं पे लूटमार करनी है, कभी कहीं पे आक्रमण करना है, तो इनको सेना की जरूरत पड़ती रहती थी, तो वो इनको ही ले लिया करते थे, ठीक है।
विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण से सेना को संगठित किया गया। ठीक है, जितनी भी मंगोल जनजाति थी उनको क्या किया गया, एकत्रित किया गया, एकीकृत किया गया। और इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के और जो कैराट थे, इनसे पराजित लोग जो थे वो भी सम्मिलित थे। ठीक है, तुर्की मूल के जो लोग थे उन्होंने इनकी सत्ता को अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया था, और जो कैराट लोग थे जो इनसे हार चुके थे, पराजित हो चुके थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। मंगोल सेना जो थी वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से सैनिक विभाजित होते थे, और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो सबसे बड़ी सेना थी उसमें 10,000 के करीब सैनिक थे। ठीक है, आगे देखो, अनुशासन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। कोई भी सेना का व्यक्ति या सैनिक मान लो आप, अपने बड़े अधिकारियों से बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए बाहर नहीं जा सकता था। ठीक है, अगर बाहर जाता था वो, तो उसको क्या मिलता था, कठोर दंड दिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। सैनिकों की सबसे बड़ी जो यूनिट थी, इकाई थी, उसमें 10,000 सैनिक थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके पास इतनी बड़ी सेना थी, और कई सारे कबीले जो थे, कबीले में ही रहा करते थे ये, तो कई सारे कबीले और कुल जो थे वो इसमें शामिल थे। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान बहुत महान शासक था, इसके क्या कारण थे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, एक विडंबना है कि हमें ऐसे लोगों को महान शासक के रूप में पढ़ना पड़ता है जिन्होंने बहुत सारी हत्याएं करी। ठीक है, बहुत सारे नगरों को नष्ट कर दिया, हजारों लोगों को तबाह किया, उनको हमें महान करके पढ़ना पड़ता है। समझिए इनके बारे में। इसका जन्म जो था वो 1162 में मंगोलिया में हुआ था, और इसका नाम शुरू में जो था तैमुजिन था। जमुका और नेमन लोगों को पराजित करा इन्होंने, और तैमुजिन स्टेपी क्षेत्र की जो राजनीति थी उसमें प्रभावशाली बन के उभरा। जब उस कबीले को ऐसा लगा कि भाई ये तो ताकतवर व्यक्ति है, तो चंगेज खान की प्रतिष्ठा जो थी वो काफ़ी फैल गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसी से प्रभावित होकर मंगोल कबीले के जो सरदार थे उन्होंने एक सभा बुलाई। ठीक है, जिसको कुरितलाई जो सभा थी उससे इनको मान्यता दे दी गई, और कह दिया कि गया कि चंगेज खान हमारा नेता है, हमारे कबीले का सरदार है। इसको समुद्री खान के नाम से जाना जाता है, इसको सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ भी जाना जाता है। ठीक है, और मंगोलों का महानायक इसको घोषित किया गया। चंगेज खान जो था, अब सोचो, इसने 1-2 लड़ाइयाँ जीती, उसके बाद इसको कबीले से मान्यता मिल गई और ये महान खान की उपाधि मिल गई। ठीक है, एक तरह से समुद्री खान, सार्वभौमिक शासक का नाम इसको साथ जुड़ गया। अब आगे क्या होता है कि चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया। ये इसके अंदर एक अच्छी बात थी कि मंगोल जो थे वो आपस में लड़ते थे, कबीले थे, जो भी कबीले होते हैं आपस में लड़ते हैं, हमेशा याद रखना, कभी भी कबीलों के बीच में एकता नहीं होती। इसने क्या करा, उन जो कबीले आपस में लड़ते थे उनके बीच में एकता स्थापित करी, उनको संगठित कर दिया। उसने मंगोलों को संगठित किया और एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया। और आप जो कबीले हैं उनसे अनुशासन की भी सोच नहीं कर सकते कि ये अनुशासन में रहेंगे, लेकिन उसने इसको अनुशासित किया। ये इसके अंदर कुछ खूबियां थी। चीन पर विजय प्राप्त करके चीनियों के द्वारा जो शोषण हो रहा था इनका, उससे मुक्ति दिलाई, क्योंकि चाइनीज जो थे इन पे आक्रमण कर दिया करते थे। इसने क्या करा, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, यानी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैल गया। 1219 से 1221 तक बड़े नगरों, और बुखारा हो गया, समरकंद हो गया, बल्खु हो गया, गुरगंज हो गया, ठीक है, निशापुर हो गया, हेरात हो गया, इन सब में मंगोल सेनाओं को भेजा गया और सबने इनके सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, मंगोल सेना जो थी ताकतवर थी। चंगेज खान ने व्यापार के रास्ते तथा बाजार को भी पुनर्स्थापित करा दोबारा से, ताकि व्यापार वहां से बढ़े। चंगेज खान ने अपने शासन में बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक संगठन बनाया। अब इसको समझिए, चंगेज खान में जो के समय में जो था, जो लोग इसके सेना में थे या इसके शासन पद्धति में थे, इसके साथ थे, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग कबीलों के लोग थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, सबको साथ लेकर चला। मंगोल में चंगेज खान को एक राष्ट्र नायक के रूप में देखा जाता है। आज भी अगर हम देखें तो वो चंगेज खान को राष्ट्र नायक मानते हैं मंगोलिया के लोग। अब इसकी कुछ सैनिक उपलब्धियों को समझिए, जिसकी वजह से इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया था। वो क्या था, मंगोलों और तुर्कों के कुशल जो घुड़सवार सेना थी वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, घोड़े के ऊपर तीरंदाजी करने का कौशल था, इनके पास स्किल थी, जिसकी वजह से ये सैनिक गतिविधियां करते थे और जीत भी जाते थे। मौसम की भी इनको अच्छी जानकारी होती थी, उसकी वजह से ये अच्छा सेना का संचालन कर पाते थे। इनके पास थी घेराबंदी यंत्र नीति, यानी ये घेरा बंद करके किस तरीके से
सामने वाली सेना को पराजित करते थे, ये इनके पास महत्वपूर्ण थी। बमबारी की शुरुआत इन्होंने करी। इंजीनियरों के द्वारा बनाए गए हल्के चल उपकरण निर्माण जो था युद्ध में घातक साबित हुए। ठीक है, इंजीनियरों के द्वारा कुछ हथियार टाइप के इन्होंने जो बनाए थे उसकी वजह से भी इनको क्या हुआ, काफी बेनिफिट मिला। नेक्स्ट है कि मंगोल साम्राज्य जो था एक मजबूत साम्राज्य था, लेकिन इसका बाद में पतन हो गया। देखिए दुनिया का कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसका पतन होता है। ठीक है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे रोमन साम्राज्य हो, मौर्य साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, चाहे कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसका पतन होता ही होता है। आगे देखते हैं। मंगोलों की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने जो भी राज्य जीते थे वहां की प्रजा की अपेक्षा ये कम थे, कम सभ्य थे। ठीक है, जिस राज्य को जीतते थे वहां पे इनका कब्जा हो जाता था, और ये जो थे ये कम सभ्य थे। कम सभ्य का मतलब ये एक तरह से बर्बर थे। बर्बर क्यों थे भाई? मारपीट करते थे, लूट का सामान रखते थे, लूट मारी करते थे, यही काम था इनका। कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो ये सभ्य कम थे। और बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक संगठन इन्होंने बनाया था। अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यताओं में मिलाना, जिससे एक सामाजिक एकता नहीं बन पाई। इन्होंने क्या करा, इनकी सभ्यता जो थी, जहां पे ये जीत जाते थे वहां पे उसकी सभ्यता को भी अपनी सभ्यता से मिलाने की कोशिश करते थे, यानी अपनी संस्कृति जबरदस्ती उन पे थोपने की कोशिश करते थे। इसीलिए कभी भी एकता नहीं बन पाई और नए लोगों ने इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करा। चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिति थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। हालांकि चंगेज खान की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए थे, कुछ समय तक तो उन्होंने सही शासन चलाया, बहुत सारे क्षेत्र भी जीते, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमजोर होने लगे, आपस में ही कहीं ना कहीं ये लड़ने लगे थे। ठीक है, तो उत्तराधिकार के मामले को लेकर भी कई बार साम्राज्य जो था वो बिखर चुका था। तो ये कुछ कारण थे। ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस चैप्टर से आता है, हरकारा पद्धति। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को याद करके जाना। ठीक है, आता है इस पे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हरकारा पद्धति क्या है ये समझिए। देखिए मंगोल जो था वो शासन जो था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, इनके जो शासन था वो बहुत दूर दूर तक फैला था। ऐसे में क्या था, इनको कम्युनिकेशन की जरूरत होती थी। मान लो शासक यहाँ पर है और दूसरे तरफ कोई घटना घट जाए, तो शासक को उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। आज के समय तो मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, इंटरनेट है, तुरंत कहीं पे कुछ होता है तुरंत जानकारी पहुंच जाती है, वीडियो पहुंच जाती है, न्यूज़ पहुंच जाती है। उस समय थोड़ी ये सुविधाएं होती थी। तो ऐसे में इतने बड़े साम्राज्य में कोई घटना हो रही है और राजा इस जगह पे है, तो राजा को पूरे साम्राज्य में कहीं पर भी होने वाली घटना के बारे में तुरंत जानकारी चाहिए होती थी। तो इसी के लिए इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था जिसको हरकारा पद्धति कहते थे। ठीक है, तो समझते हैं। मंगोलों ने राज्य के जो दूर के क्षेत्र थे वहां से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए एक संचार प्रणाली जो थी, संचार पद्धति जो थी, वो इन्होंने विकसित करी थी। इसी को हम हरकारा पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पद्धति में क्या था, कुछ निश्चित दूरी पर सैनिक चौकियां बनाई गई थी, जिससे स्वस्थ एवं शक्तिशाली घोड़े यहाँ पे रखे गए थे, घुड़सवार संदेशवाहक यहाँ पे रखे गए थे जो जानकारी देते थे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र मान लो जहाँ पे मंगोलों का शासन है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए राजा यहाँ पर है, राजा की राजधानी यहाँ पे है। अब ये दूर दराज का क्षेत्र है, ये दूर दराज का क्षेत्र है, ये दूर दराज का क्षेत्र है, ऐसे हर जगह पे अलग अलग क्षेत्र हैं। इन्होंने क्या करा, वहां पे चौकियां बना दी। एक चौकी यहाँ बना दी, 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 अलग अलग जगह पे चौकी बना दी। अब मान लो यहाँ पे कोई घटना हो रही है, तो यहाँ से तुरंत न्यूज़ पहुँचती है इस चौकी पे। अब यहाँ पे इनके पास घोड़े भी हैं और संदेशवाहक भी हैं, वो तुरंत न्यूज़ लेकर जाएंगे दूसरी चौकी पे, फिर दूसरी चौकी से तीसरी चौकी और चौथी चौकी। इस तरीके से क्या था, इतने बड़े साम्राज्य में, इतने बड़े क्षेत्र में आराम से कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ तुरंत पहुंच जाती थी। इसी को हरकारा पद्धति के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं। इन संदेशवाहकों का काम क्या था कि सूचना जो है उसको बहुत तेजी से एक चौकी से दूसरी चौकी तक इनको पहुंचाना होता था। ठीक है, इसने इतने बड़े साम्राज्य में जो दूरवर्ती स्थान थे उस पर होने वाली जो घटनाएं थी, उसकी जो सूचना थी वो थोड़े से समय में ही मंगोल शासक तक पहुंच जाती थी, उसको पता लग जाता था कहाँ पे क्या हो रहा है। हरकारा पद्धति के संचालन के लिए एक विशेष कर, एक विशेष टैक्स लिया जाता था जिसको कुवकुर के नाम से जानते थे। और ये जो टैक्स था इसमें क्या होता था, मंगोल यायावर जो थे वो अपने पशु समूहों का 10वां हिस्सा जो होता था वो दान में दे देते थे, इनको टैक्स के रूप में प्रदान करते थे। तो इस तरीके से ये पूरी जो व्यवस्था है वो चलाई जाती थी।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म हुआ है। भागना नहीं है आपको कहीं, आप छोड़ के भगो आपको लगे खत्म हो गया, अभी चौथा चैप्टर रह रहा है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्लास 11 ईएसपी के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, ये आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट पे आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि 3 वर्ग। इसके लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए कि टैली जो है, टैली से क्या अभिप्राय है, टैली का क्या मतलब होता है। तो टैली क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है, कर था, कर का मतलब टैक्स था। ये जो टैक्स था ये राजा जो है वो किसानों पर लगाया करते थे, ठीक है, यानी ये जो कृषक होते थे, कृषक समूह जो होते थे, उनसे ये टैक्स लिया जाता था और राजा जो थे वो इन पे लगा दिया करते थे ये टैक्स। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो टैक्स था ये पादरी और अभिजात वर्ग से नहीं लिया जाता था, ये केवल और केवल कृषकों से लिया जाता था। यानी पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग जो था इस टैक्स से मुक्त होता था, ठीक है, उसको ये टैक्स नहीं देना होता था। तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ध्यान से पढ़ो। यूरोप में नगरों के विस्तार के कारण आपको बताने हैं कि नगरों का विस्तार क्यों हुआ। और देखो एक और क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप के अंतिम वर्षों में किस नए सामाजिक वर्ग का विकास हुआ। यानी कि मध्यकाल में अंतिम जो वर्ष थे उसमें एक नया सामाजिक वर्ग बना था, ठीक है, जिसको हम नगरवासी कह सकते हैं। इसके बारे में बताना है कि कैसे इसका विकास हुआ। तो देखिए हुआ क्या था कि यूरोप में कृषि का विस्तार हो रहा था। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि पहले 2 फसल वाला व्यवस्था थी, उसको 3 फसलों में कैसे बदला गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था मौसम पहले कैसा होता था, जलवायु कैसी थी, बाद में कैसी हो गई, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होने लगी थी जलवायु। और पहले वो लकड़ी के हल का यूज़ करते थे, लोहे के हल का यूज़ करने लगे थे। पहले वो जो बैल जो उसके जुएं जो बांधते हैं हल वाला, वो गले के पास बांधते थे जिससे कि ज़्यादा फायदा नहीं होता था, बाद में वो कंधे के पास बांधने लगे थे, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने लगी थी, व्यापार इनका बढ़ने लगा था, ये सब हमने पढ़ा था। इसी कारण क्या था, यूरोप में नगरों का विकास और विस्तार होने लगा था और एक नया चौथा वर्ग बना था जिसको नगरवासी कहा जाता है। तो ये जो नया सामाजिक वर्ग की बात कर रहे हैं ना, ये यही है नगरवासी, ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फ्रायर किन्हें कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज में रिपीट होने के, यानी जैसे आए थे वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं, बहुत चांस होते हैं। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रायर किन्हें कहा जाता है ये समझते हैं। देखिए भिक्षु होते थे ये, भिक्षु फ्रायर जो थे ये भिक्षु ही थे, लेकिन ये उन भिक्षुओं से अलग थे जो मठ में रहते थे। मठ में रहने वाले भिक्षु अलग हैं और फ्रायर अलग हैं। देखिए फ्रायर भिक्षुओं का ऐसा समूह था जिन्होंने मठ में ना रहने का फैसला करा। इन्होंने कहा भाई जो इनके मठ होते थे जिसको एबे कहा जाता था, इन्होंने बोला कि भाई हम इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और लोगों को उपदेश देते थे, ठीक है, एक सन्यासी वाला जीवन जीते थे। और दान में इनको जो भी मिल जाए, ठीक है, जो भी इनको दान दक्षिणा में मिल जाए उसी से अपनी आजीविका चलाते थे, जीवन चलाते थे। ये फ्रायर कहलाते थे, ठीक है, भिक्षु थे। नेक्स्ट है, श्रम अधिशेष से क्या तात्पर्य है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए लॉर्ड की जागीर जो थी उस पे किसान के जो परिवार होते थे उनको काम करना जरूरी था, कंपलसरी था, और उससे जो उत्पादन होता था उसको श्रम अधिशेष कहा जाता था, ठीक है। जो उससे उत्पादन होगा वो किसानों के द्वारा होता क्या था कि किसान के परिवार के जो लोग थे उनको वीक में 3 दिन या कभी कभी 4 दिन या कभी कभी 5 दिन, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता था, इनको लॉर्ड की जो जागीर थी उस पर काम करना होता था, कंपलसरी था। इसको कोई इनको इसका अलग से बेनिफिट भी नहीं मिलता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आ सकता है, ठीक है, आया भी हुआ है और आ भी सकता है कि 2 सबसे प्रसिद्ध मठ जो हैं वो कहाँ पे बनाए गए थे। तो देखिए एक बनाया गया था इटली में और एक बनाया गया था बरगंडी में। इटली में बनाया गया था 529 में, सेंट बेनेडिक्ट इसका नाम था, और बरगंडी में बनाया गया था 910 में, क्लूनी के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये दोनों मठ जो है आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैथीड्रल नगर से आप क्या समझते हैं। तो कैथीड्रल जो होती थी वो एक बड़ी चर्च होती थी, ठीक है, चर्च। और इसका निर्माण जो था वो 12वीं सदी में फ्रांस वगैरह में शुरू हुआ था। और ये जो चर्च जो होते थे बनाए जाते थे मठों की संपत्ति पर बनाए जाते थे, हालांकि लोग इसमें दान दक्षिणा भी करते थे। और ये पत्थर से बनी हुई बड़ी बड़ी चर्च होती थी, इसके आसपास जो क्षेत्र बसता था वो एक तरह से कैथीड्रल नगर के नाम से जाने जाते थे। और इतनी बड़ी ये चर्च होती थी कि इसको निर्माण करने में कई कई साल लग जाते थे, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में
जो मठ थे उसमें ईसाई भिक्षु कैसा जीवन जीते थे। तो देखिए, ईसाई जो धर्म के कुछ धार्मिक लोग जो थे, उनको, जो पादरी नहीं थे, याद रखना, जो पादरी नहीं थे, ईसाई धर्म का धार्मिक व्यक्ति, हर व्यक्ति पादरी नहीं होता, उसमें भी कैटेगरी होती है, पादरी हो गया, बिशप हो गया, ठीक है, फ्रायर हो गया, और पॉप हो गए, कई सारी कैटेगरी होती है। जो पादरी नहीं थे, जो एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे, ठीक है, ये जिन धार्मिक समुदाय में रहते थे उसको मठ कहा जाता था, या फिर इसको एबे कहा जाता था। मैंने यहाँ पे एबी लिख रखा है, कई जगह पे इसको एबे के नाम से भी जानते थे, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप में क्या था, दो महत्वपूर्ण मठ थे, ये मैंने दोनों के नाम आपको अभी अभी बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ज्यादातर जो ये पादरी लोग होते थे, या सॉरी, ये जो ईसाई धर्म के लोग होते थे, यहाँ पे रहा करते थे। भिक्षु जो है वो अपना पूरा जिंदगी बिता देते थे किस काम में, मठ में रहा करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, अध्ययन करते थे, ठीक है, बाइबल वगैरह को पढ़ा करते थे, कृषि जैसे मेहनत वाले काम करते थे, इसी में इनकी जिंदगी बीत जाती थी। भिक्षुओं को निश्चित नियमों का पालन करना होता था, कुछ रूल्स होते थे, उन रूल्स का पालन इनको करना होता था, ठीक है। भिक्षु का जीवन जो था उसमें पुरुष और महिला दोनों ही अपना सकते थे, यानी पुरुष चाहे तो वो भी भिक्षु बन सकता था, महिला चाहे तो वो भी भिक्षु बन सकती थी। पुरुष भिक्षुओं को मोंक कहा जाता है, ठीक है, मोंक के नाम से ये जानते थे पुरुष, और जो महिला होती है उसको नन कहा जाता है, ठीक है, नन के नाम से महिला भिक्षु कही मान जानी जाती थी। जो भिक्षु बन जाते थे ना एक बार, वो विवाह नहीं कर सकते थे, यानी शादी नहीं करते थे वो, ठीक है। और किसी भी भिक्षु का व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था, वो अपना पैसा वगैरह नहीं जोड़ सकते कि गहने, पैसे, संपत्ति जोड़े, ऐसा नहीं था, जोड़ने का कोई सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट है कि सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी। तो किसानों की स्थिति समझते हैं। देखिए, 11वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या था, यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में सामंतवाद सिस्टम लागू हो रहा था। सामंतवाद जो है वो फ्यूडलिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का मतलब होता था जमीन का टुकड़ा। इसमें क्या होता था, एक जमीन का टुकड़ा होता था, उसका जो मालिक, जिसपे उसका अधिकार होता था, राजा जैसे अधिकार होते थे, वो सामंत कहलाता था, ठीक है। वो किसानों से इस पे खेती करवाया करता था। कृषक जो थे अपने खेत में तो वो काम करते करते थे, लेकिन साथ साथ में उनको लॉर्ड के जो लॉर्ड यानी सामंत का जो जमीन होती थी, खेत होती थी, उस पे भी क्या करना पड़ता था, उनको खेती करनी होती थी। जो किसान होते थे वो लॉर्ड को सेवा प्रदान करते थे, तथा बदले में लॉर्ड उनको क्या देता था, उनको सैनिक सुरक्षा, की अगर तुम्हें कभी कोई समस्या आती है तो हमारी सेना आपके साथ है, ठीक है। इस तरीके से वो उस पर न्यायिक अधिकार रखता था, और ये न्यायिक अधिकार बिल्कुल ऐसे थे जैसे राजा किसी पे अधिकार करता हो, बहुत ज्यादा इनको पावर दे रखी थी। ये व्यवस्था मध्य फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में, इटली वगैरह में भी ये फैल गई थी। एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में नाइट का, नाइट वर्क के बारे में आपको बताना है, ठीक है। लॉर्ड और नाइट के बीच में कैसे रिलेशन होते थे। नाइट क्या है, एक तरह से सैनिक है, और ये प्रोफेशनल सेना के रूप में मानिए। ये वो नहीं है कि खेती भी कर रहे हैं साथ में, और जब जरूरत पड़ रही है तो इनको हथियार लेके चल दे रहे हैं लड़ने के लिए, ऐसा नहीं था। ये प्रोफेशनल सेना थी। 9वीं शताब्दी के दौरान क्या था, यूरोप में युद्ध बहुत होते थे, जिसके लिए जो सेना थी वो पर्याप्त नहीं थी, इनको सेना की जरूरत थी। इसलिए इनको कुशल यानी स्किल वाले घुड़सवार अश्व सेना की जरूरत पड़ी। इसकी वजह से एक नया वर्ग बन गया जो कि कुशल घुड़सवार अश्व सेना होती थी, इसको नाइट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी ये प्रोफेशनल मान लीजिए, सीखे हुए थे। और नाइट्स और लॉर्ड के संबंध कैसे होते थे, तो यूरोप में नाइट्स और लॉर्ड के संबंध वैसे ही थे जैसे लॉर्ड और राजा के। सबसे ऊपर राजा होता था, राजा से नीचे सामंत होते थे जिसको हम लॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। ये इसके प्रति वफादार होता था। जिस प्रकार से राजा और लॉर्ड के संबंध है, इसी तरीके से नाइट्स और लॉर्ड के संबंध है, ठीक है। नाइट्स जो है वो अपने लॉर्ड के साथ वफादार रहेगा। सामंत जो है यानी लॉर्ड, नाइट को भूमि का भाग दे देते थे, ठीक है। इसको फीफ कहा जाता था। आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है फीफ क्या है। तो फीफ जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो लॉर्ड देते थे, किसको देते थे, नाइट को देते थे, ठीक है, नाइट सैनिकों को देते थे। और ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई भूमि होती थी। नाइट भूमि के बदले में लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देते थे, ठीक है। नाइट क्या करते थे, उनको एक निश्चित धनराशि दे देते थे, साथ में उनको आश्वासन देते थे कि अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़ेगी युद्ध में तो हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। नाइट अपनी सेना जो सैन्य सेवाएं थी वो अपने लॉर्ड को तो दे सकते थे, दूसरे लॉर्ड को भी दे सकते थे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपने जो उनका लॉर्ड है, जो उनका सामंत है, उसी को देंगे, दूसरे को भी दे सकते थे। लेकिन उनकी जो वफादारी होती थी वो प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती थी वो उनका खुद का लॉर्ड होता था। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार जो था वो धीरे धीरे धीमा हो चुका था। क्या कारण थे, तो देखिए
यहाँ पे क्या था, आर्थिक संकट ने यूरोप में किसानों के बीच में एक सामाजिक असंतोष को बढ़ा दिया था। हुआ क्या था कि 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में जो ग्रीष्म ऋतु था उसके स्थान पे ठंडी ग्रीष्म ऋतु आ गई थी, यानी ठंडी ऋतु आने लगी थी, जिसके कारण जो थी ठंडी ऋतु आने के कारण जो पैदावार होती है, कृषि की पैदावार थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ था, यूरोप में लॉर्ड की जो आय थी, कमाई थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। सरकार को भी टैक्स से जो पैसा मिलता था वो कम होने लगा था। जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो संसाधन कम हो रहे थे, ये समस्या आ रही थी। यानी लॉर्ड को पैसा कम मिल रहा है, खेती कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, ठीक है, सबकी कमाई कम हो रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो संसाधन भी कम पड़ रहे हैं, ये समस्या थी। पहले की गहन जुताई में 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि, जो 3 क्षेत्रीय फसल चक्र था उससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कमजोर हो गई थी। जब उर्वरक क्षमता भूमि की कम हो जाती है तो पैदावार में क्या होती है, गिरावट हो जाती है। चरागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आ गई। अब चरागाह नहीं बचे तो जाहिर सी बात है पशु भी नहीं बचेंगे। 1315 से 1317 में यूरोप में अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। 1320 में बहुत सारे पशु मर गए, ठीक है। फिर जो जलपोत थे उसमें चूहे आ जाते थे। अब चूहे जो थे, चूहे से एक समस्या थी, उनसे एक बीमारी फैलती थी जिसको प्लेग कहा जाता था। अब ये प्लेग महामारी फैल गई जिसकी वजह से लाखों लोग जो थे उससे ग्रसित हो गए। मजदूर जो थे वो मरने लगे थे, उनकी संख्या में कमी आ गई थी। इससे मजदूरों की दर जो थी वो, अब मजदूरों की संख्या कम हो गई है तो क्या हो रहा है, जो मजदूरी है वो बढ़ गई है। 250% मजदूरी बढ़ गई है। सोचो कितनी ज्यादा मजदूरी बढ़ गई थी। मजदूरी की दर बढ़ने से कृषि उत्पादों का जो मूल्य था, ठीक है, उसमें कमी ने अभिजात वर्ग की जो आय थी उसको भी कम कर दिया। जो किसान थे, खासकर जो पढ़े लिखे थे, समृद्ध किसान थे, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे यहाँ की स्थिति जो है ना वो खराब होती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव था, प्रौद्योगिकी में जो बदलाव था वो बताना है। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। देखिए हुआ क्या कि जो मध्यकालीन यूरोप है उसमें 11वीं शताब्दी में जो किसान थे उन्होंने लकड़ी का जो पहले हल इस्तेमाल करते थे वो इन्होंने बंद कर दिया। अब ये लोहे का हल इस्तेमाल करने लगे हैं जिसकी नोक जो होती है वो बहुत गहरी होती है और इससे बहुत अच्छे से वो खेती में यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से इनकी उपज बढ़ गई, ठीक है। अब अच्छा हल मिल गया तो उपज बढ़ गई। अब जो पहले घोड़े के खुर होते थे उसमें लोहे की नाल लगाई जाती थी, ठीक है, लोहे की नाल लगाई जाती थी। अब लोहे की नाल लगाई जाने से उनके जो खुर होते हैं, खुर क्या होता है, घोड़े के जो पैर होते हैं ना, नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है इसको खुर कहा जाता है। अब यहाँ पे नाल लगा दी जाएगी। अब इसकी वजह से इनके खुर सुरक्षित होते थे। पशुओं को हल में जोतने के तरीके में भी सुधार हुआ। पहले क्या आता था, गले में के स्थान पे जुआ बांधा जाता था। जुआ का क्या मतलब होता है, जो हल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये पशुओं के गले में बांधा जाता था, ठीक है। तो अब वो गले में बांधते तो पशु ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो जब कंधे में बांधा जाने लगा तो पशु ज्यादा शक्ति के साथ काम कर पाते थे, उससे भी फायदा हुआ। फिर क्या है, अनाज को पीसने और अंगूर से शराब बनाने के लिए इन्होंने वायु शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वायु शक्ति के लिए इन्होंने कई सारी कारखाने भी स्थापित करे। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आ गया। अब पहले 2 खेतों वाली व्यवस्था थी, 2 खेतों वाली व्यवस्था में उतना फायदा नहीं मिलता था। अब इन्होंने 3 खेतों वाली व्यवस्था अपना ली। एक में ठीक है, एक बसंत ऋतु में अलग फसल उगा रहे हैं, शरद में अलग उगा रहे हैं, एक तीसरी भूमि को परती छोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो खेती थी वो बढ़ गई थी, उपज जो थी वो बढ़ गई थी, जिसका इनको बेनिफिट होने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन तो हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और फ्री में वहाँ पे आप नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे जल्दी से आपके सारे नोट्स अपलोड कर देंगे आपके मिड टर्म एग्जाम से पहले। और चारों चैप्टर मैंने एक वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में चारों चैप्टर, आपको अलग अलग भटकना भी नहीं पड़ेगा, ये चैप्टर वो चैप्टर ढूंढोगे, यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, वन शॉट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।